नमस्कार। हिंदू राष्ट्र की चिंता करने वाली भाजपा को अचानक मुसलमानों की चिंता क्यों होने लग गई? भाजपा हिंदुओं का उत्थान करते करते मुसलमानों के उत्थान पर क्यों अड़ गई? वक्फ बिल से भाजपा को पॉलिटिकल फायदा है या आर्थिक फायदा है? वक्फ बिल के सहारे भाजपा की नजर अपने वोट बैंक पर है या फिर वक्फ की संपत्तियों पर है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ केपी मलिक सर हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे? भाजपा को अचानक मुसलमानों के उत्थान की चिंता हो गई है और भाजपा वक्फ बिल लेकर के आई है। आपको क्या लगता है कि असल मसला क्या है? नजर किस पर है? फायदा किस में है? भाजपा को वोट बैंक का फायदा है कि संपत्तियों का फायदा है वक्फ की? क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, देखे जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वक्फ बोर्ड की मुसलमानों की चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो वक्फ बोर्ड के पास दुनिया भर की जमीन है, कहीं ना कहीं उस पर नजर भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की है। दूसरी चीज आप ये देखेंगे, इस तरह से ये बिल ला रही है, इस तरह से किसी उनका मुसलमानों का भला करने चली है। जैसे कि पिछले दिनों किसानों का भला करने चली थी और किसानों के 3 बिल लेके आए थे, संशोधन कृषि बिल लेके आए थे। किसान कह रहे थे कि ये बिल हमें नहीं चाहिए, ये हमें नुकसान करेंगे, और किसान सड़कों पे आ गए थे। लेकिन सरकार जबरदस्ती उनका भला करना चाह रही थी। तो ऐसे ये मुसलमानों का भला है। मुसलमान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं हम देंगे आपको। तो ये जबरदस्ती वाली चीजें हैं, जो सरकार जबरदस्ती किसी का भला करना चाह रही है। आप कह रहे हैं हमें खाना खाना नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं नहीं हमें जबरदस्ती आपको खाना खिलाना ही है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो उसी तरह से ये चिंता है। अगर आप वक्फ बोर्ड के बिल की बात करें, जो संशोधन सरकार करना चाहती है, भाई संशोधन तो फिर आप हिंदुओं के साथ भी करिए ना, मठों के करिए, मंदिरों के करिए, तमाम जो धार्मिक संस्थाएं दूसरी हैं ईसाइयों के भी करिए। आप खाली मुस्लिमों की जितनी क्यों चिंता कर रहे हैं? एक तरफ जो है योगी जी तमाम चीजें मुस्लिमों की जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जी जो है ईद पे उनको खैरात बांट रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी चक्रव्यूह रच रही है और वोट बैंक एक बड़ा बनाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ मुस्लिम समाज के वोट को भी तोड़ा जा सकता है, और अगर नहीं तोड़ा जा सकता उसको भ्रमित किया जा सकता है। आज का सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि भाजपा को अपने वोट बैंक की चिंता है कि वक्फ की संपत्ति की चिंता है, क्योंकि तमाम सरकारी कंपनियां बेच डाली, शत्रु संपत्ति बेच डाली, अब सिर्फ जो बचा है वो वक्फ की संपत्तियां ही बची है। मोटा पैसा दिख रहा है क्या? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज अगर आप भारत में देखेंगे तो वक्फ बोर्ड के पास मुझे लगता है कि हजारों ही नहीं लाखों हेक्टेयर भूमि आज वक्फ बोर्ड के पास होगी, और कहीं ना कहीं सरकार की नजर उस पे है, और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार में लोग हैं, उनकी नजर उस पे है। क्योंकि अगर रूल को भी आप देखेंगे कि वहां पे आपने बता दिया है कि कहीं एसडीएम देखेगा, कहीं डीएम जो चाहेगा वो कर लेगा, और आप अगर वक्फ बोर्ड में मुकदमा हार जाते हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो कानूनी प्रक्रिया में, कानूनी पचड़े में सारे मामले को उलझाकर उस पर सरकार अपनी दावेदारी कहीं ना कहीं ठोक सकती है। ये नियत सरकार की है। लेकिन हम कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप करिए इसको, लेकिन बाकी चीजों को भी दायरे में लाइए ना। आप मंदिर की प्रॉपर्टी को भी लाइए, आप मठ की प्रॉपर्टी को भी लाइए। तो आप वो तो नहीं ला रहे हैं, आप खाली इन्हीं की प्रॉपर्टी ला रहे हैं। सवाल वहां उठ रहा है। तो कहीं आप मुस्लिम समाज को डराने का काम कर रहे हैं क्या? क्या उसको अपने साथ जोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्या? क्या आप उसको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं क्या? ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रज्ञा, जो कल तक ढिंडोरा पीट रहे थे और मुसलमानों के शुभचिंतक बने हुए थे, उनके हितैषी बने हुए थे, वो आज सरकार के साथ खड़े हुए हैं। मैंने आपकी परसों के डिबेट में ही कह दिया था कि आप चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को तो भूल जाइए, वो तो है ही उनके साथ। लेकिन बाकी लोग जो कुछ दिन पहले ट्वीट कर रहे थे कि भाई वो तानाशाही चल रही है, मुस्लिमों के साथ ये हो रहा है, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, और इस तरह के तमाम छोटे छोटे दल आज भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हो गए हैं। आप चिराग पासवान को देखिए कि उनकी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, उसमें मुस्लिम समाज का बड़ा सहयोग है। राष्ट्रीय लोकदल को आप देखेंगे कि 9 आपके विधायक आए हैं, उस 9 विधायकों में मुस्लिम समाज का कितना वोट आपको मिला है? आपके 2 विधायक ही मुस्लिम समाज से हैं, उसके बावजूद आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या जान रहे हैं? आपको पता है कि आने वाला समय आपके लिए क्या होगा, 2027 के चुनाव में क्या होगा आपको?
तो इस तरह की भी चिंता शायद ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ भ्रमित करने का काम, कुछ डराने का काम, कुछ ब्लैकमेल करने का काम भी इसके पीछे कर रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और आज देखिए राज्यसभा में भी जिस प्रकार से कल हमने लोकसभा में देखा कि बड़ी आसानी से बिल पास हो गया, आज यहाँ पे भी जोड़ तोड़ करके किसी तरह से, क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप देखेंगे और गुणा भाग गणित आप देखेंगे तो केवल 119 सदस्य चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के पास 17-18 तक हैं। एक आध वोट का जुगाड़ उनको करना है और उनके जो चाणक्य हैं, जो उनके आंकड़ों के माहिर खिलाड़ी हैं, वो एक वोट का इंतजाम करना उनके लिए मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल काम है। और आज ही रात को बिल पास हो जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो अब क्या लगता है सर, ये जितने सेक्युलर नेता हैं, चाहे चिराग पासवान की बात करें, चाहे चौधरी की बात करें, टीडीपी के नायडू साहब की बात करें, जेडीयू की बात करें, ये तमाम सेक्युलर नेताओं की राजनीति अब किस तरफ जाएगी? देखिए बिहार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र में है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए सबसे केंद्र बिंदु तो हमारा बिहार ही है। पासवान का क्या होगा, नीतीश बाबू का क्या होगा? देखिए प्रज्ञा, अगर आप नीतीश कुमार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार तो जान चुके हैं कि वो समाप्त हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, उनके आगे कुआं है तो पीछे खाई है। अगर वो बोलते हैं कुछ तो उनकी पार्टी टूट के कगार पे खड़ी हुई है, सब लोग तो टूट के भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। पार्टी के वो गुलाम गौस हैं और एक गुलाम बलियावी हैं, वो सब तो विरोध कर रहे हैं, सब कह रहे हैं नहीं वो विरोध नहीं वो जो प्रज्ञा जी, अगर वो विरोध करेंगे तो जब पार्टी टूटेगी तो वो तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। इनके जो अपने सांसद हैं, अपने विधायक हैं, वो भाजपा में चले जाएंगे, वो उनको पता है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात आप चंद्रबाबू नायडू की करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि चंद्रबाबू नायडू हार्डकोर बार्गेनर हैं और वो सिर्फ अपनी बार्गेनिंग कर रहे हैं और वो समझा ले जाएंगे बाद में, क्योंकि तत्काल उनके यहाँ कोई चुनाव है नहीं। आने वाले 4 साल के बाद चुनाव होगा, तब तक मामला ठंडा हो जाएगा और वो ये समझाने की कोशिश कर लेंगे अपने वोटर को कि भाई हमने आपके लिए एक मोटा पैकेज केंद्र सरकार से लिया था और हम आपके वो विकास कार्यों में खर्च कर रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं कि देश की जनता किस प्रकार से भुलक्कड़ है, वो 2 साल में सब कुछ भूल जाएगी। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण यहाँ पे आप कर रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, बिहार का जो तीसरा फैक्टर है, चिराग पासवान को कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से जितना नुकसान उसका मुस्लिमों के साथ जाने से होगा, इतना उसके साथ जो स्वर्ण है, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, वो उसको मिल जाएगा, क्योंकि वो मानते हैं कि पिछड़ा और दलित उनके साथ जाता है। अगर मुस्लिम वोटर में कोई सेंध लगती भी है तो उनको शायद भाजपा के वोटर से फायदा हो जाए, वो ये सोच के चल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस सारी कवायद से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और कांग्रेस को बड़ा फायदा बिहार में मिलने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है जी। अच्छा, कल एक बड़ी अनोखी चीज देखने को मिली संसद में। पूरा इंडिया ब्लॉक रात 2 बजे तक डटा रहा इस बिल के विरोध में। 232 के 232 सांसदों ने इस बिल के विरोध में वोट किया। ये क्या दिखाता है सर? क्या ये दिखा रहा है कि ये सारा इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर के भाजपा के साथ पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए तैयार है? नहीं प्रज्ञा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए विपक्ष जिस प्रकार से लड़ रहा है, जिस प्रकार से चल रहा है, वो तो बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, उसकी रणनीति और जो सरकार की आजकल की नीति है, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत गुस्से में भी है और आक्रामक होकर लड़ रहा है। लेकिन हमें दूसरी ओर ये भी देखना होगा कि जो आज भारतीय जनता पार्टी के 7 सियासी दल खड़े हैं, वो क्या अपनी मर्जी से खड़े हैं या उनके पीछे कोई तलवार लटकी हुई है या तमाम कहानी है? वो मेरा तो साफ साफ मानना है कि वो अपनी मर्जी से कोई नहीं खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं उनकी कोई मजबूरी है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, जिसके नाते वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए मजबूर हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और उनका नुकसान भी आने वाले चुनाव में उठाना पड़ेगा, ये वो भी जानते हैं जी। तो अभी आगे क्या लग रहा है केपी मलिक सर, नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर क्या लग रहा है कि यहीं से अब समाप्त हो गया या फिर खत्म होने के कगार पर आ गया है? क्योंकि नीतीश कुमार की क्या हालत है पूरा देश जानता है, सब समझते हैं, और अब तो खुले मंच से लोग कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार बीमार है। दूसरी तरफ उनकी पार्टी में इस तरह की बगावत हो गई है, तो अब क्या होगा सर? असर क्या देखने को मिलेगा बिहार चुनाव का? सर पर है सर चुनाव। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें नीतीश कुमार को मैं महाराष्ट्र का शिंदे की स्थिति में देखता हूँ, जबकि शिंदे तो कहीं मजबूत आज भी हैं और काफी बहुत मजबूत हैं, लेकिन ये उसी स्थिति में आज हैं, ये चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे।
और मुझे लग रहा है कि अब इनका ये अंतिम समय चल रहा है, राजनीति के अंतिम पड़ाव पे हैं और ये विधानसभा के चुनाव के बाद राजनीति में सक्रिय होंगे, मुझे इस पे भी थोड़ा संशय है। लेकिन मैं बिहार की दूसरी तस्वीर देखता हूँ, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद करती है और भारतीय जनता पार्टी ने नारा दे दिया है करो या मरो का, तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर बिहार में चुनाव कराने की कोशिश करेगी और वहां पे बड़े दल के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल के रूप में जो बड़ा दल उभर के मुझे आता हुआ दिखता है वो तेजस्वी यादव का दल है और कांग्रेस की मजबूरी होगी उसको बिना शर्त उसको समर्थन देना, उसके साथ उसके सहयोग बना के चुनाव उसके साथ लड़ना। अगर कांग्रेस ने गलती कर दी अलग लड़ने की तो उससे नुकसान तेजस्वी यादव को जरूर होगा, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा कांग्रेस का भी होगा। उसका उदाहरण आपके सामने दिल्ली का उदाहरण है। दिल्ली में अगर कांग्रेस अलग से नहीं लड़ती तो आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार होती, लेकिन कांग्रेस अपना अस्तित्व खड़ा करने के लिए, अपना कैडर खड़ा करने के लिए इस तरह की रणनीति करती है कि वो चुनाव लड़ती है अलग से जाके। तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस बिहार में ऐसा ना करे और वो तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े और गठबंधन में कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी को हराने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की रणनीति है, जिस तरह की साम दाम दंड भेद की रणनीति है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिव होकर अभी से लगी हुई है, जबकि बाकी दल अभी बहुत दूर है तैयारी से। जी, तो ये तमाम सेक्युलर नेता जो बिल के सपोर्ट पे भाजपा के साथ जाकर खड़े हो गए, इनका क्या होगा सर? जयंत चौधरी का क्या होगा? नहीं देखिए, जयंत चौधरी का जो हो गया वो आपके सामने है। जयंत चौधरी ट्वीट भी करते हैं मुसलमानों के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी सपोर्ट दल में भी में खड़े हो जाके जाते हैं। खीर भी खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं और सरकार का सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो खुद ही आपको उनकी स्थिति समझ में आ रही होगी। मुझे जहां तक जानकारी है और मेरे जो सूत्र बताते हैं, जयंत चौधरी राजनीति में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। जयंत चौधरी का कहना यह है कि अभी मेरी राज्यसभा चल रही है और जैसे ही मेरी राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होगा, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय करेगी और विलय करने के बाद भारतीय जनता पार्टी मेरी राज्यसभा रिपीट कर देगी, तो मेरे 5-6 साल और सुरक्षित हो जाएंगे। इससे ज्यादा मुझे राजनीति में आगे चलना ही नहीं है। हमारे सूत्र तो इस तरह की खबरें दे रहे हैं। तो ये मान के चल रहे हैं कि आरएलडी का वजूद बहुत दिन तक वेस्टर्न यूपी में चलेगा, मुझे इस पर भी संशय है। क्योंकि अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जो आज समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, अगर आप वेस्टर्न यूपी में आकलन करेंगे और देखेंगे जिस प्रकार से शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ पे बड़े कम अंतर से समाजवादी पार्टी हारी है, अगर थोड़ा सा शिद्दत से वो यहाँ काम करेगी तो आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की टक्कर राष्ट्रीय लोकदल के गढ़ में भी होगी। मेरे पास तो खबरें यहाँ तक भी हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर किसी सीरियस कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी ने टिकट बागपत से दे दिया होता तो बागपत भी आरएलडी हार सकती थी, लेकिन सीरियस कैंडिडेट को तो टिकट नहीं समाजवादी पार्टी ने दिया, उसका फायदा राष्ट्रीय लोकदल को मिला है। इस तरह की चर्चाएं क्षेत्र में हो रही हैं, बागपत में हो रही है। जी। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा कि ओवैसी ने संसद में कहा, तमाम नेताओं का नाम लिया, चाहे नीतीश हो, चाहे नायडू हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चिराग पासवान, सब इन सब के नाम लेकर कहा कि मुसलमान समाज याद रखेगा कि आपने हमारे हक में आवाज नहीं उठाई थी। तमाम चीजें ऑल इंडिया पर्सन लॉ बोर्ड ने तो खुलकर कह दिया कि उम्मीद थी कि नीतीश और नायडू साथ देंगे, लेकिन साथ नहीं दिया। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर आज चुनाव हो जाए केपी मलिक सर, तो नीतीश की पार्टी को बिना मुसलमानों के वोट के कहाँ देख रहे हैं आप? और यही मेरा सवाल नायडू की पार्टी के लिए भी होगा आपसे। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे जयंत चौधरी की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, ये मान चुके हैं कि पिछड़ा दलित जो है वो बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया था। इस इलेक्शन में अगर आप लोकसभा चुनाव के बाद देखें जिस प्रकार से राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं, चुके हैं तो छोड़िए, आज की स्थिति में जमीन पर आप इनकी पार्टी वही मैं बता रहा हूँ आपको। जिस प्रकार से कांग्रेस और राहुल गांधी सड़क पर उतरे और उन्होंने संविधान का मुद्दा पहले चलाया, फिर अंबेडकर पे जिस तरह से अमित शाह ने टिप्पणी की थी, उससे दलित और पिछड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्षी दल के जो एलाइज हैं उनके साथ जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर पिछड़ों के साथ साथ मुस्लिम भी विपक्ष में जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दलों के लिए खतरे की घंटी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो। आपको ये मान लेना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस दोबारा अच्छी स्थिति में आ सकती है अगर कांग्रेस इस रणनीति पे चलेगी। वही अंबेडकर का मुद्दा, वही संविधान का मुद्दा, वही मुस्लिम का मुद्दा अगर कांग्रेस लेके कल को
आंध्र प्रदेश में भी चलती है, तो कांग्रेस को वहां पे भी एक बार मुझे लगता है कि सफलता मिल सकती है। और जल्दी ही जैसे बिहार में इलेक्शन होंगे, आप इन सारी चीजों का परिदृश्य पे आपको ये चीजें दिखाई देंगी, जो आज संसद में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है, आज लोग भूले नहीं है पिछड़े और दलित भी संविधान, और अमित शाह ने जो टिप्पणी अम्बेडकर पे की थी, उसका रिजल्ट भी आपको बिहार में दिखेगा। दूसरा, वो दलितों में था, ये जो आज हो रहा है, इसका इसका नजरिया और इसका असर आपको बिहार में मुस्लिमों में भी दिखाई देगा। जो कस्में खाते थे नीतीश कुमार मुसलमानों का साथ निभाने के लिए, आज वो मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, तो मुस्लिम भी निर्णय लेगा ना उनके खिलाफ जाने का। तो उनके खिलाफ जाने के लिए जगह तेजस्वी यादव के अलावा कौन सी जगह बचती है? तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव मजबूर हो रहे हैं, और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों को होगा। तो साफ तस्वीर है इसमें। वक्फ बिल से भाजपा का सबसे बड़ा फायदा क्या है? नहीं, वक्फ बोर्ड से भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई फायदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने लोग हैं, वो जानते हैं कि 2-3 इनके खास लोग हैं, वो प्रॉपर्टी उलझाने के लिए, प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए उनको कुछ फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी और सरकार को कोई खास फायदा इससे होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये इतना ही अच्छा बिल था, तो सरकार ने इसको पिछले 10 सालों में क्यों नहीं किया? सरकार को 11वें साल में अब क्यों इसकी याद आ रही है? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि मुस्लिमों को भ्रमित किया जाए और हिंदुओं का वोट हथियाने की कोशिश की जाए। एक तरफ तो आप मुस्लिमों को कह रहे हैं कि हमारे साथ आइए, आप उनको ईदी बांट रहे हैं, आप उनको खैरात बांट रहे हैं, आप उनको तोहफे दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, तीसरी तरफ उनके खिलाफ बिल ला रहे हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? तो ये कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करना चाह रहे हैं देश में। इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का जो पिछले दर्जे का, निचले दर्जे का, जो लास्ट की लाइन का आदमी है, उसमें कहीं ना कहीं घबराहट दिखाई दे रही है, और उसको समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो वक्फ बिल से जुड़ी तमाम खबरें आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चर्चा पसंद आए तो अपनी राय कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।